मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। आई होप यू आर डूइंग एंड फाइन एंड आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ठीक है, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी ठीक हूँ एंड आई होप आप भी अच्छे हो, आप भी ठीक हो। क्या करेंगे आज के वीडियो में सर कवर? आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपका सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो केस सिनारियो क्वेश्चन है वो। अब तक मैंने सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना खत्म हुआ चैप्टर, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट थे हमने वो कवर करे, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था वो कवर किया, सब कुछ कवर कर दिया। अब हम लोग का एमसीक्यू वाला पार्ट था वो भी मैंने कवर कर लिया था। अब आपका आता है केस सिनारियो। तो केस सिनारियो ये वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा और केस सिनारियो में खत्म हो जाएगा। ये जो भी कंसेप्ट नोट है, सर हमें ना कंसेप्ट नोट सॉल्यूशन नोट्स का पीडीएफ चाहिए था, तो कैसे मिलेगा आप बता सकते हो क्या? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कंसेप्ट नोट है और जो भी सॉल्यूशन नोट है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे और वहाँ से आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन नोट्स है जो मैंने इस क्लास में नोट्स कराए वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आ रही होगी, आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो। बट आपको दोनों में से किसी एक जगह पे मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे या तो वहाँ पे, ठीक है। इनकेस अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल का दो ग्रुप है मेरा लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक है जहाँ पे अपडेट्स आते हैं और दूसरा है डिस्कशन ग्रुप। तो आप डिस्कशन ग्रुप में जाके मैसेज डाल देना, देन आई कैन प्रोवाइड देयर ऑन करके। बट श्योरली ये आपको ये जो भी कंसेप्ट नोट है वो मिल जाएगा। एक बार कंसेप्ट नोट की आपको झलक दिखला देता हूँ। ये कंसेप्ट नोट्स है पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। मेहनत लगी है इसको बनाने में एंड ये करने के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 90 to 95% सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ईच कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, पहले कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करा है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम मैं चलता हूँ केस सिनारियो पे, ठीक है। एंड आपको केस सिनारियो कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी आपको बताऊंगा। सर केस सिनारियो सॉल्व करना क्यों जरूरी है? सर केस सिनारियो सॉल्व करना इसलिए जरूरी है ना, बिकॉज आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं वो केस सिनारियो के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं वो केस सिनारियो के बेसिस पे आते हैं, SCENA, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिख देता हूं मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल केस सिनारियो, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल केस सिनारियो क्वेश्चंस। ऑडियो इज क्लियर, माय वीडियो इज आल्सो क्लियर, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किस सिनेरियो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं उसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा कुछ बात बता देता हूँ। सर किस सिनेरियो क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो आपको 15 नंबर का एमसीक्यू आता है आपके फर्स्ट पार्ट में वो आपको किस सिनेरियो से ही आएगा, ठीक है। और जाहिर बात है कि आईसीआई बहुत मिनिमल है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे, वो केस सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन देता है। तो आपको ना केस सिनेरियो क्वेश्चन पढ़ना होता है और सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ केस सिनेरियो क्वेश्चंस को पढ़ते कैसे। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, ये देखो ये केस सिनेरियो का आपका क्वेश्चन है, मॉड्यूल ओपन कर लो आपको भी दिख जाएगा वहां पे। ये केस सिनेरियो का क्वेश्चन है, ये वाला है। एंड देन यहाँ पे इतनी बड़ी पंचायती करी है इन लोगों ने, सब लिखा है पूरा और फिर रिक्वायर्ड दिया। अब सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, क्या मांगा है सामने वाले ने, उस पर जाना है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूं तो मुझे बोल रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड चूज करो करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर मैं केस सिनेरियो 2 पे जाऊं क्वेश्चन, तो वो बोल रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ डेट और चूज करो करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 3 पे जाऊं तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है? यहाँ पे वो के ई मांग रहा है। यहाँ पे क्या मांग रहा है? यहाँ पे वो के डी मांग रहा है। यहाँ पे क्या मांग रहा है? यहाँ पे वो के पी मांग रहा है, ठीक है। तो जब मैं आगे जाता हूँ तो आगे बोलते हैं कैलकुलेट करो WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इन्हें क्या चाहिए? अब इन्हें चाहिए WACC ही चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, WACC। बट यहाँ पे जो WACC चाहिए वो मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। एंड लास्ट में इन्होंने ये वाला जो चीज है
अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा है, दैट इज लेक्चर नंबर 16 आई गेस काइंड ऑफ, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराया है, ये उस क्वेश्चन के कंसेप्ट, उस क्वेश्चन में, उस सीरीज में जो मैंने कंसेप्ट को डिस्कस किया है ना, उसके रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है करंट मार्केट प्राइस क्या होगा अगर इक्विटी शेयर का के इतना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना है और एनुअल ग्रोथ रेट इतना है। तो ये फिफ्थ वाले पे बात पे आते हैं, पहले चारों देखते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड पता चल गया। तो सबसे पहले जब भी आपको केस सिनारियो पढ़ना है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या रिक्वायर्ड पार्ट बोला है। रिक्वायर्ड पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में क्लियर है कि रिक्वायर्ड क्या है। के केपी केडी डब्ल्यूएसीसी और लास्ट वाला क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट है। अब आप क्वेश्चन पढ़ने चलना। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। MNP Limited is a multinational company having its operations spread mostly in India and neighboring countries। तो बोल रहा है MNP Limited है जिसके बहुत सारे कंपनीज हैं और वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में भी रखता है और नेबरिंग कंट्रीज में भी वो ऑपरेट करता है। फिर बोल रहा है द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बिलीव दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मस्ट बी केप्ट फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस्ड। और प्रमोटर को लगता है जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। विच प्रॉपर मिक्स शुड बी ऑलवेज मेंटेन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। और वो बोल रहा है हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मिक्स डेट एंड इक्विटी में रखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है सच मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल सिनारियो। और जो भी आपका डेट इक्विटी मिक्स है उसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, कीपिंग इन माइंड कॉम्पिटिशन को। ठीक है, ग्लोबल सिनारियो और चेंजिंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। अब यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है कि क्या चीज है। ठीक है, दे हैव गिवन द बैकग्राउंड। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ये पता चलेगा कि 9% का डिबेंचर है जिसकी वैल्यू ये है, 11% प्रेफरेंस शेयर है जिसकी वैल्यू ये है। तो ये जो 9% है इट इज नथिंग बट योर आई, इट इज नथिंग बट योर पीवी। एंड इक्विटी शेयर है जिसका फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है एंड ₹5 लाख इज नथिंग बट ₹5 लाख इज नथिंग बट योर वैल्यू। एंड 2,75,000 प्लस 2,25,000 एंड 5 लाख, जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल कंपनी का वैल्यू मिल जाएगा, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, टोटल कैपिटल मिलेगा 10 लाख रुपीज। यहाँ तक क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो क्या लिखा है। The following are some of the additional information provided by the MNP Limited relating to above mentioned capital structure। अब इन्होंने ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो इसके कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला बोल रहा है ₹100 पर डिबेंचर redeemable at par has 2% flotation cost and 10 years of maturity and the market price per debenture is ₹105। तो पहला जो दिया है वो केडी के बारे में दिया है, ₹100 फेस वैल्यू है एंड रिडीमेबल एट पार, डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, रिडीम होगा एट पार पे, तो रिडीम्पशन वैल्यू हमारी 100 है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है, एंड 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है, तो एन का वैल्यू 10 है एंड मार्केट प्राइस भी देके रखा है, यानी मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर 105 है। ये सब यूज होगा जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। सेम लाइक दैट इन्होंने केपी का भी वैल्यू देके रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में ₹100 फेस वैल्यू है एंड एट पार पे ये रिडीम होगा, यानी इसका भी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है 100, 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है, एंड 10 ईयर्स, इसकी भी मेच्योरिटी 10 ईयर्स है। मार्केट प्राइस कितनी है इसकी 106, 106 रुपये, 106। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये इक्विटी के बारे में दिया है, यानी इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ डेट और इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मार्केट प्राइस दिया है ना, मार्केट प्राइस दिस, देन मार्केट प्राइस दिस, देन यहाँ पे देखो इक्विटी का भी मार्केट प्राइस दिस। इस मार्केट प्राइस का यूज करके हम लोग मार्केट वैल्यू निकालेंगे ईच कैपिटल का। ठीक है, जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी जस्ट देखो क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं। तो इक्विटी शेयर हैज अ फ्लोटेशन ऑफ ₹4, तो इन्होंने सामने से बोल दिया इक्विटी शेयर पे 4 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है एंड उसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 24 रुपीज़ है। तो ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट इतना है, मार्केट प्राइस 24 रुपीज़ है
द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹2 पर शेयर, और अगले साल का जो डिविडेंड मिलने वाला है वो 2 पर शेयर है, यानी D1 का वैल्यू दे दिया 2, एंड जो एनुअल एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 5% है, यानी G का वैल्यू भी दे दिया 5%। ओके, एंड बोल रहे जितना भी ऑफ द फर्म हैज प्रैक्टिस टू पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और फर्म का ऐसा प्रैक्टिस है कि जितनी भी अर्निंग होती है वो डिविडेंड की तरफ दे देता है। तो यहाँ पे कुछ रिटेन अर्निंग वाला कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रिटेन अर्निंग है ही नहीं, और हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पूछा भी नहीं है। आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो हमें बोला है कॉर्पोरेट जो इनकम टैक्स रेट है वो 35% है, यानी ये जो आपका 35% है, इट इज नथिंग बट योर टैक्स रेट 35% और 0.35, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो अब ना आगे देखो क्या लिखा है, अब ये पूरा ज्ञान देंगे लोग, आपके लिए पढ़ लेता हूँ। सिंस द कंपनी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, अब कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रीफर्ड ओवर बुक वैल्यू वेट्स व्हेन कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सेवरल रीजन। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी कंपनी है वो मल्टीनेशनल है, इसके लिए हम बुक वैल्यू को प्रीफर नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू को प्रीफर करेंगे ओवर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को बोलेंगे आप नीचे बैठो, और मार्केट वैल्यू को बोलेंगे आप उठ जाओ। फिर ये बोला था कंपनी क्या कैलकुलेट करने के लिए, WACC। फिर बोला था कंपनी बिलीव्स दैट, अब कंपनी ये बिलीव करती है क्या, वट एवर द मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है, द मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट परसेप्शन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर पर्सपेक्ट। तो मार्केट वैल्यू हमको रियल फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, फ्यूचर का पर्सपेक्ट बताती है, ठीक है, अच्छी बात है, बताती है। आगे बढ़ो, दिस इज मोर रिलेवेंट फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टुडे। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, मार्केट वैल्यू के बारे में पूरा ज्ञान दे रहे हैं। अब एग्जाम में ना आप लोग इसको फटाफट पढ़ना, ठीक है, रीड करना, क्योंकि जो जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए था उसके लिए डेटा तो ऊपर मौजूद हो चुका है, बट फिर भी एक बार पढ़ने के लिए उसको रीड दे देना कि कहीं इसके अंदर कुछ घुमाया तो नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें इन लोग नहीं घुमाते, बट फॉर अ सेफर साइड आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, सेफर साइड में आपको क्या करना है, इसको पढ़ के रखना है। देखो क्या बोला, this is more relevant for calculating the cost of capital today as investors base their decision on current market conditions। book value, अब ये बता रहा है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं अपने डिसीजन करंट मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेते ही है। बुक वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और जो बुक वैल्यू होती है वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे चलता है। may not accurately represent the true economic value of the company's capital component, और वो कैपिटल कंपनी का अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं बताता, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बताता। एंड द मार्केट वैल्यू कैप्चर्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंपनी एंड वुड इनकर इफ इट वर टू रेज न्यू कैपिटल इन द करंट मार्केट। और बोल रहा है जो मार्केट वैल्यू अच्छा पिक्चर रेज करता है, हम मार्केट वैल्यू को लेंगे अगर हमें फ्यूचर में पैसा रेज करना है तो। एंड द बुक वैल्यू माइट नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट ऑफ द डेट ड्यू टू द फैक्टर लाइक चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट और द क्रेडिट वर्दीनेस। और ये बोल रहा है जो बुक वैल्यू है वो चेंज के फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, क्रेडिट वर्दीनेस को कंसिडर नहीं करता। And similarly, book value of equity might not reflect the current investor expectation for future dividend and the growth। और book value ना फ्यूचर के ग्रोथ को नहीं दिखाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, जो है वो रहेगा। फिर बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू आर रेडली अवेलेबल थ्रू स्टॉक प्राइसेस एंड द मार्केट इंटरेस्ट रेट, एंड ऑब्टेनिंग एक्यूरेट बुक वैल्यूज स्पेशली फॉर इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और इन्होंने फिर बुक वैल्यू की और ज्ञान दी, और इसके बाद इन्होंने बोला बिंग अ फाइनेंस मैनेजर, आपको बना दिया फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, तो आप अभी सीए इंटरमीडिएट के बच्चे नहीं हो, आप क्या हो, फाइनेंस मैनेजर। आप फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के, कौन सी कंपनी के, अरे यही मल्टीनेशनल कंपनी, ये MNP, देखा, आपको बना दिया फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द टॉप मैनेजमेंट। तो जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है उस टॉप मैनेजमेंट को आपको ये फॉलोइंग आंसर देना है। समझा क्वेश्चन कैसे रीड किया, एकदम सिंपल। पहले क्या पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड पार्ट क्या, वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड एक बार क्लियर हो गया ना तो समझ जाएगा क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा हमें उठाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, तो मैं सॉल्व करता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको एक बार कंसेप्ट नोट से जाके फॉर्मूला दिखा दूंगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, इक्विटी का डेटा कहाँ मिलेगा, ये मेरा इक्विटी का डेटा है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपीज़ है एंड मार्केट प्राइस 24 है,
तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹4 एंड मार्केट प्राइस इज ₹24। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹2 है, यानी जो D1 है वो है ₹2। आफ्टर दैट ग्रोथ रेट है 5% की, यानी ग्रोथ रेट है 5%, और हमें चाहिए क्या, के चाहिए। तो एक बार कंसेप्ट नोट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आ जाओ, ये रहा एक, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर, ठीक है, सब क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एक मेथड होता है ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ रेट अगर कांस्टेंट है, उस केस में मैंने आपको दो फार्मूला पढ़ाया था, एक आपको ये पढ़ाया था, एक आपको ये पढ़ाया था। जिनको नहीं पता ये यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, और आपने अगर पूरा अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो आपको ये चीज अभी क्लिक हो रहा होगा। तो उसके अंदर मैंने बताया था अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है पिक्चर में, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस G, और इस G को जो लिखना है आपको इन डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। तो चलो ये वैल्यू उधर पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। P0 क्या होता था सर, P0 इज नथिंग बट योर करंट मार्केट प्राइस। ये देखो P0 क्या होता था, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, वी जस्ट डू व्हाट द थिंग। हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, जस्ट सारे वैल्यूज को पुटअप करते हैं। D1 कितना है, D1 इज 2, तो हमारा जो D1 है दैट D1 इज 2, तो हमने 2 लिख दिया, डिवाइड बाय P0, P0 कितना है 24, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। मार्केट प्राइस इज नथिंग बट योर P0, गॉट इट। तो P0 क्या होता है, जो मार्केट प्राइस उसको हम लोग P0 बोलते हैं, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹4, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस जी किस में लिखना है, इन डेसिमल्स में लिखना है। तो यहाँ पे 5% आपका ग्रोथ रेट है, 5 डिवाइड बाई 100 होगा, और ये होगा 0.05, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.05। ये होने के बाद 2 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.05, फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड बाई 20, आंसर कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 20, आंसर आ गया 0.1 प्लस 0.05। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.15, और फाइनली 0.15 इज ऑल्सो नोन एज 15%। समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है। क्या इसमें कुछ टफनेस था, कुछ नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो MCQ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका आंसर है 15%। क्वेश्चन में जाते हैं, और पहला का जो जवाब है, पहले का सवाल का जवाब है वो है 15%, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है हम लोग का, डी। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट पे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट पे जाने से पहले इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है केडी के बारे में। तो केडी निकालने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वन 15% कैसे आया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, केडी निकालता है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेता है। गिवन इंफॉर्मेशन में ये वाला इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ₹100 फेस वैल्यू है, ₹100 इज द फेस वैल्यू। यहाँ पे देखो फेस 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 वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है मेरा, ₹100, ठीक है। देन मुझे डिबेंचर का अगर रेट देखना है, तो डिबेंचर का रेट मुझे मिलेगा यहाँ से, 9% डिबेंचर है, तो जो इंटरेस्ट रेट है दैट इंटरेस्ट रेट इज 9%, और अगर मैं आई का वैल्यू निकालूं तो वो होगा ₹100 का 9%, विच इज इक्वल टू ₹9, ठीक है। गॉट इट, समझा यहाँ तक, इज इक्वल टू ₹9। तो हमें आई भी मिल गया,
जो जो इन्फॉर्मेशन मिलते जाता है ना वो इन्फॉर्मेशन हमें लिख लेना है, ठीक है। अब ये होने के बाद हमारा 2% और बोला रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल एट पार मतलब रिडम्पशन वैल्यू है ₹100। वो होने के बाद 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% एंड 10 ईयर्स मेच्योरिटी, एन की वैल्यू है 10 ईयर्स, ठीक है। एंड देन मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज ₹105 और मार्केट प्राइस है डिबेंचर की ₹105। अब आप लोग देखोगे ये डिबेंचर कौन से टाइप ऑफ डिबेंचर, देखो ये एक टाइम बाद रिडीम होने वाला है, यानी ये रिडीमेबल डिबेंचर है, ठीक है। एंड रिडीमेबल डिबेंचर है तो हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर के फॉर्मूला में एक बार जाते हैं। आपका रिडीमेबल डिबेंचर ये रहा, और यहाँ पे एक बार याद रखना नेट प्रोसीड निकालने के लिए क्या होता है, फेस वैल्यू पे अगर इशू क्या तो फेस वैल्यू को हम लोग इशू प्राइस बोलते हैं और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर क्वेश्चन से करता है करंट और एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको एंड मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट की प्रेफरेंस बता दिया, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है तो आप मार्केट प्राइस से फ्लोटेशन कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे निकालनी है, ये अगर सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा डिडक्टेबल है तो कैसे निकलेगा कॉस्ट, KD इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे ना NP निकाल लेता हूँ, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू प्राइस है आपका ₹100, ₹100 नहीं आएगा, इशू प्राइस इज नथिंग बट, क्वेश्चन में एक और नोट मैंने लिखाया था आपको इशू प्राइस के रिगार्डिंग, दैट इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन देन अज्यूम इट इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, इतने पे इशू किया है, नहीं। तो अगर इशू प्राइस नहीं दिया तो आपको समझना है जो करंट मार्केट प्राइस है वही इशू प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू प्राइस हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस कितना 105, इशू प्राइस हो जाएगा 105 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था 2%, यस, तो माइनस 2% ऑफ 105। फर्दर सॉल्व करेंगे 105 105 और 105 का 2% हो जाएगा 2.1, फिर इसको सॉल्व करेंगे 105 माइनस 2.1, ये आंसर हो जाएगा 102.9 और आपका आ जाएगा नेट प्रोसीड, ठीक है। तो नेट प्रोसीड कैसे आया वो समझ में आया, आगे बढ़ूँ अभी। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं और KD निकाल लेते हैं। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ये रहा फॉर्मूला, कॉपी, आजा आजा आजा। यस, चलो सॉल्व करते हैं। आई कितना आएगा, आई हम लोग ने निकाला था 9, तो आई का वैल्यू आएगा 9 1 माइनस टी, अरे टैक्स रेट कितना था क्वेश्चन के अंदर, ये देखो टैक्स रेट था ना यहाँ पे 35%, टैक्स रेट कितना है 35%, तो यहाँ पे आ जाएगा 35% को इन डेसिमल में लिखेंगे, तो 35% इन डेसिमल में 35 डिवाइड बाई 100 एंड ये हो जाएगा 0.35, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है, रिडीमेबल वैल्यू, अरे बाप रे बाप माइनस में कैसे आ गया, रिडीमेबल वैल्यू इज 100, नेट प्रोसीड कितना है 102, 102.9 आता है सर, माइनस में भी आता है कभी, डिवाइड बाय 10, एन का वैल्यू 10 था, यस, देन होल डिवाइड बाय 100 प्लस 102 डिवाइड बाय 2, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 9 एज इट इज होगा, ये हो जाएगा 0.65, 1 माइनस 0.35, यस, देन यहाँ पे प्लस का सिंबल, फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये हो जाएगा 100 माइनस 102.9, तो ये हो जाएगा माइनस 2.9 डिवाइड बाय 10, देन होल डिवाइड बाय 202.9 डिवाइड बाय 2,
अब ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.65 5.85 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2.9 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा माइनस 0.29 डिवाइड बाय 202.9 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 101.45। अब क्या होगा, दिस इज प्लस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में प्लस ही था ना, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.85 माइनस 0.29, तो इसका आंसर आएगा 5.56 डिवाइड बाय 101.45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.05480 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इसको 5.56 मल्टीप्लाई बाय 101.45 मल्टीप्लाई बाय 100 5.48%। देखते आंसर है कि नहीं, 5.48%। ओके, मिल गया। तो 5.48% इज आर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, समझा, देख लो कैसे आया ये। पहले हम लोगों ने गिवन लिखा, फिर ये, और फिर इसको सॉल्व करके ये। गॉट इट, क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। चलो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकालते हैं। केपी, केपी के लिए जो भी गिवन वैल्यू है वो ले लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड रेट, तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड रेट दिया है, पीडी का रेट कितना दिया है, रेट है क्वेश्चन में 11%। ठीक है, तो जो भी पीडी का रेट है, दैट पीडी का रेट इज 11%। वो होने के बाद कॉमा, फेस वैल्यू इज ₹100। फेस वैल्यू तो 100 ही है, ये रहा। रिडीमेबल ये भी पार पे होगा, तो इसका भी रिडीमेबल वैल्यू है ₹100। वो होने के बाद इसका फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है, तो यहाँ पे आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट ₹3, इज 3%। देन 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है, देन योर n is 10 years एंड मार्केट प्राइस डिवेंचर, अरे डिवेंचर नहीं, मार्केट प्राइस प्रेफरेंशियल की 106 है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल की मार्केट प्राइस कितनी है, 106। सो मार्केट प्राइस इज ₹106। अब क्या करेंगे, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड वाला भी कंसेप्ट नोट दिखा देता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, उसी तरह हमने निकालना सीखा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जिस्टिंग डेट इन पी, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर इरिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला, और रिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि 10 ईयर्स के बाद ये रिडीम हो जाएगा, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल अपॉन RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। यहाँ पे टैक्स का इफेक्ट नहीं आता, ये रीजन भी मैंने आपको क्लास में दिया था, तो आई होप यू नो करके। तो चलो ये ले लेते हैं कॉपी, एंड NP निकालेंगे ना, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर NP ऊपर लिख देंगे। चलो अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है, नेट प्रोसीड निकालना है। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस क्या है, 106, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 106 माइनस 3% ऑफ 106, 106, देन 106 आएगा 106 एंड 106 का 3%, यहाँ पे हो जाएगा 3.18। फर्दर सॉल्व करेंगे, 106 माइनस 3.18, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ₹102.82। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ₹102.82। समझा ये चीज, आगे बढ़ो। नेट प्रोसीड आ गया, नेट प्रोसीड तक समझा, यस सर।
चलो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। पीडी कितना आ रहा है, 11% है, तो पीडी एक्चुअल में निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 11%, जो आपका हो जाएगा ₹11। सारे वैल्यूज पुटअप करते हैं। 11 प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, आरवी क्या है आपका, रिडेम्पशन वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड कितना था 102.82, तो यहाँ पे आएगा 102.82 डिवाइड बाय एन कितना आएगा 10, ब्रैकेट क्लोज, देन आरवी 100 नेट प्रोसीड दिस डिवाइड बाय 2, उसके बाद 11 एज इट इज होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, सॉल्व करेंगे अगर इसको तो ये होगा -102 पॉइंट, ना माइनस क्यों होगा सर, 100 माइनस 102.82 करेंगे तो ये होगा -2.82 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 202.82, बोलो मेरे साथ, 202.82 डिवाइड बाय, ठीक है। ये होने के बाद आगे सॉल्व करेंगे 11, ये आ जाएगा -0.282, 0.282 करके देख लेता हूँ, 2.82, फिर इसका आंसर आ जाएगा 202.82 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 101.41। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, प्लस का साइन, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 0.282, इसका आंसर आएगा 10.718 डिवाइड बाय 101.41, तो 10.718 डिवाइड बाय 101.41, और इसका आंसर आया है 0.10568 हो रहा है, तो मैं उसको 7 कर लेता हूँ, और 10.57%, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं, ऑप्शन है क्या ये वाला, है 10.57% is there. So 10.57% is nothing but the cost of preferentials. केपी मिल गया हमें, केडी मिल गया, केडी भी मिल गया, एंड केई भी मिल गया, ठीक है। के मिल गया, केपी मिल गया, और ये सब मिल गया, डन। चलो एक बार केपी देख लो आप लोग, अगर ये लिखना है, अगर किसी को रेफरेंस लिखना है तो वो रेफरेंस लिख सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। इफ एनीवन वांट्स टू राइट द रेफरेंस दे कैन राइट। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाएगा सर, अरे बढ़ा जाएगा बच्चों, बताओ। हाँ सर बढ़ो आगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट करना है WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है, निकालेंगे। तो आपको मैं एक बार WACC का कंसेप्ट भी दिखाई देता हूँ। WACC, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा WACC। बैक क्वेश्चन, स्पेसिफिक नोट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अपने WACC, ये रहा। याद आ रहा है कुछ हम लोग ऐसा टेबल बनाते थे, सोर्स, अमाउंट, प्रोपोर्शन, कॉस्ट आफ्टर टैक्स, WACC, बस यही टेबल बनाना और कुछ नहीं। चलो ये टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका 4th MCQ, ये तो आपका 3 था, एंड ये वाला MCQ केडी तो जो था वो ये सेकंड वाला था, एंड ये फर्स्ट वाला था, ठीक है। चलो देखो हम लोग क्या क्या लेते थे टेबल बनाने में, ये ले लेता हूँ पहले, सोर्स, अमाउंट, प्रोपोर्शन और यूनिट्स। तो पहला आएगा आपका सोर्स, फिर हम लोग लेते थे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे जो अभी आप अमाउंट ले रहे हो वो मार्केट वैल्यू ले रहे हो, तो हमें मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर आएगा प्रोपोर्शन,
फिर आएगा कॉस्ट और आपका आ जाएगा WACC। ठीक है, तो सोर्स में तो तीन ही सोर्स है। एक जो सोर्स है वो है आपका इक्विटी, फिर है आपका डिबेंचर जिसको मैं लिख देता हूँ डेट, फिर है आपका प्रेफरेंस और फिर आप उसको टोटल करो। अब आपको मार्केट वैल्यू डेट लेना है। क्वेश्चन में बुक वैल्यू डेट दिया है तो हम लोग निकालेंगे मार्केट वैल्यू डेट। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू निकालेंगे ईच एंड एवरीथिंग का। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एकदम सिंपल है, इक्विटी डेट और प्रेफरेंस, ये आपका सोर्स होगा। आप निकाल लेना नंबर कितने हैं इसके, नंबर कितने, ठीक है, नंबर्स निकाल लेना कि नंबर ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस, नंबर ऑफ इक्विटी डेट और प्रेफरेंस कितना है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू पर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ये बी, सी और ये डी, बी मल्टीप्लाई बाय, जैसे ही आप सही करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, तो ये सबका चाहिए तो रेफरेंसिंग में दे दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकला। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको अमाउंट देखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, फेस वैल्यू कितना है 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू, सब जगह ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, आप इक्विटी निकालो कुछ भी निकालो, बुक वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो अगर आपको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और प्रेफरेंस, तीनों का फॉर्मूला सेम है, बुक वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। एक बार मैं इक्विटी का निकालता हूँ, इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है 5 लाख, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना है 10, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, फिर मैंने निकाला डेट का नंबर ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर का वैल्यू हमें बुक वैल्यू वाला डिबेंचर लेना। ठीक है, 2,75,000, 2,75,000 is nothing but your book value and ₹100 is the fees value। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,75,000 डिवाइड बाई 100, तो आपके नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 2750 और ये 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस के केस में देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2,25,000 और यहाँ पे भी 100 का फेस वैल्यू, 2,25,000 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2250। हमें नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को नंबर्स पे प्लेस करते हैं। तो ये है 5,000 50,000, सॉरी नॉट 5,000 50,000, देन 2750 एंड देन 2250, उसके बाद आपका आएगा 2250। अब क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लेके आएंगे। तो मार्केट वैल्यू में अगर आप जाते हो तो आपको पता है, देखो इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना था 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना था, डिबेंचर का 105, तो 105 आ जाएगा डिबेंचर का। एंड प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था 106, तो यहाँ पे आ जाएगा 106। ठीक है, ये समझा। अब मार्केट वैल्यू निकलेगा कैसे, अरे सिंपल है, इतने नंबर ऑफ इक्विटी है, इसका मार्केट वैल्यू ये है, ये सबको एक दूसरे से। इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, मार्केट वैल्यू ये है, इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, मार्केट वैल्यू ये है, तो आपको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका आंसर आ गया पहले का आपका 12 लाख रुपीज। फिर दूसरा है 2750 मल्टीप्लाई बाय 105, यह आ गया 2,88,750। थर्ड वन था 2250 मल्टीप्लाई बाय 106, यह आ गया 238,500। ठीक है, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 12 लाख, डिबेंचर है आपका
88,750 एंड प्रेफरेंस शेयर है 238,500। गॉट इट। अब क्या करेंगे तीनों का टोटल, अब ये टेबल पे आ जाओ, तीनों का टोटल कर दें। 12 लाख प्लस 288,750 प्लस 238,500, ये आ जाएगा 1727,250 1727,250। फिर उसके बाद हम लोग प्रपोर्शन निकालते। प्रपोर्शन कैसे निकलता था, इंडिविजुअल अपॉन टोटल कैपिटल। तो यहाँ पहले का आंसर आएगा 0.6947, ठीक है। दूसरे का आंसर आएगा 0.1672 और थर्ड का आंसर आएगा 0.1381। तीनों को टोटल करके बनाना चाहिए। 0.6947 प्लस 0.1672 प्लस हाँ, अब कॉस्ट लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% था, जिसको मैं 0.15 लिखता हूँ। देन कॉस्ट ऑफ, चलो आप लोग यहाँ पे क्या है पूरा लिख देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर देना। ये 15% था। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 5.48%। जो आपका एमसीक्यू में आंसर आया ना, वही वाला आप लोग आंसर यहाँ पे लेना, ठीक है। और यहाँ पे 10.57%। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0.6947 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.6947 मल्टीप्लाई बाय, तो पहला आंसर आ रहा है 10.4205। अभी के लिए पूरा लिख लेना, बाद में ऐड करने के बाद देखते हैं। दूसरा आ रहा है आपका 0.1672 मल्टीप्लाई बाय 5.48, तो यह आ रहा है 0.9163 कर देता हूँ, राउंडिंग ऑफ। फिर उसके बाद 0.1381 मल्टीप्लाई 10.57, यह आ रहा है आपका 1.4597, ठीक है। अब ये तीनों को टोटल करेंगे तो WACC मिलेगा। टोटल करते 10.4205 प्लस 0.9163 प्लस 1.4597 प्लस 12.7965। आंसर देख लेते हैं शायद, और इसको राउंडिंग ऑफ भी करेंगे तो 12.80% होगा, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं, एमसीक्यू क्या है। अच्छा अच्छा आ गया ना, 12.80, ठीक है। तो हम लोग का ये भी आंसर मैच होगा। अब ये लास्ट वाला बचा है, इसको देख लो। ये पढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ और फिर आपको इस पे लेके आता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट विल बी द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस बोला मतलब P0। P0 क्या होगा, अगर इक्विटी शेयर का KE कितना दिया 10%, यानी ये बोल रहा है P0 क्या होगा अगर KE 10% है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 अगर ₹2 है और एनुअल ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट है वो 5% है। तो इस केस में बताओ कि क्या होगा P0, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट आपको करा देता हूँ। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर बैठा है तो आपको ये फटाक से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। देखो ये कराया था मैंने, जहाँ मैंने बोला था कि अगर हमें कुछ, ये एग्जाम्पल बजाने से पहले, अगर हमें बोला है इक्विटी शेयर की प्राइस फाइंड आउट करो, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। अब इसमें आफ्टर सम टाइम तो नहीं है, इसमें 1 साल बाद, एक साल का ही बोला है, जहाँ पे करंट ईयर डिविडेंड और ग्रोथ रेट और KE दिया है। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, PN = DN + 1 KE - H। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नोट आजा आजा, इधर ही हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। तो आपका जो MCQ नंबर 5 है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। गिवन लिख देता हूँ, गिवन P0 चाहिए, यानी हमें ईयर 0 की प्राइस चाहिए, ठीक है। मिल जाएगा ईयर 0 की प्राइस, कोई बात नहीं। D1 दिया है, KE भी दिया है और G भी दिया है। कितना दिया है D1 दिया है हमें, D1 2 KE 10 G 5, D1 2 KE 10% और G 5%। अब इसको इस फॉर्मूला में लिखना है, और देखो ये राइट हैंड डेसिमल लिखना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको फर्दर लिखूंगा तो
पी एन, एन मतलब 0 ईयर की प्राइस चाहिए। करंट ईयर जब भी बोलेगा क्वेश्चन कि करंट मार्केट प्राइस बताओ, यानी वो ईयर 0 की प्राइस मांग रहा है, अभी की प्राइस मांग रहा है। अभी मतलब अभी आपके पास, आप ईयर 0 पे खड़े हो, तो यहाँ पे आ जाएगा P0, ये बन जाएगा D0+1। तो मैं 0+1 को D1 भी तो लिख सकता हूँ, D ब्रैकेट में 0+1 लिखूं या 0+1 तो 1 होता है, तो D1 हो गया, डिवाइड बाय KE माइनस G, है ना, यही होगा। अब हमें क्या चाहिए, P0। फर्दर सॉल्व करें, सारे वैल्यूज दिया है, D1 2 है, KE को डेसिमल्स में लिखना है, 10% को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10, माइनस 5% को डेसिमल में लिखेंगे तो 5 डिवाइड बाय 100, यानी हो जाएगा 0.05। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 डिवाइड बाय 0.05 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.05, फाइनल आंसर है ₹40। तो आपका आंसर 40 आ रहा है क्या? हाँ, आपका आंसर 40 भी आ रहा है, यानी ये भी आपका आंसर मैच हो गया। अब एक बार क्या करते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं वही आंसर आ रहा है। यहाँ पे तो ऐसे दिया नहीं, बट यहाँ पे ये रहा, पहले का बी है, BCAAA, BCAAA देखते हैं, BCAAA, ये तो सॉल्यूशन चल रहा है, हाँ ये रहा, BCAAA, राइट। तो फाइनली वी कंप्लीट आवर केस सिनारियो और 10 में से 10 मार्क्स अपने हाथ में, इसे कहते हैं। आई होप आपको ये केस सिनारियो समझ में आया हो, और इसी के साथ मॉड्यूल का सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा खत्म होता है। और ये जो नोट्स है ना, ये जो सॉल्यूशन नोट्स है, ठीक है, ये सॉल्यूशन नोट्स भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लेना, फॉर्म खुलेगा, फॉर्म, फिर वो फॉर्म फिलअप करते ही आपको वहां पे भी कंसेप्ट नोट्स मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, इन केस यू आर दैट पर्सन हु डोंट यूज टेलीग्राम, देन उनके पास अल्टरनेट ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और भी लिंक आ रहा होगा, दैट इज लिंक फॉर कंसेप्ट नोट, उस पर आप क्लिक करोगे, फॉर्म फिल करना और आपको कंसेप्ट नोट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो केस सिनारियो अभी सॉल्व किया वो समझ में आया हो, और दूसरी चीज जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा चैप्टर है आपको समझ में आया हो। जैसा भी आपका फीडबैक होगा, प्लीज आप फीडबैक फॉर्म फिल करो और मुझ तक पहुंचाओ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेल पे रीच करना है, तो मैं आपको मेल आईडी बताता हूँ, आप उस मेल आईडी पे मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है। मेल आईडी पे आप फीडबैक दे देना, मैं आपको मेल आईडी ये कर देता हूँ, बताता हूँ। हाँ, जो मेल आईडी है फीडबैक के लिए वो है feedback.cakg1@gmail.com, ठीक है। और मैंने 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी रखा है जो टॉप मैट में है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना जल्दी से जल्दी सीए इंटरमीडिएट क्लियर करो और सीए फाइनल में आ जाओ, क्योंकि जब आप आओगे ना तो मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ वहाँ पर, ठीक है। एंड आपको कोई भी गाइडेंस रिलेटेड इशू है, कुछ भी है, मैं गाइडेंस सीरीज भी डाल रहा हूँ, डालना मैंने चालू किया है, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। एंड जैसा भी ये लेक्चर आपको लगा है, अगर ये केस सिनारियो आपको समझ में आ गया है ना, गिव द वीडियो लाइक करें, ठीक है। आप लाइक करोगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आपको केस सिनारियो समझ में आ चुका है, और ये मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर यही है, आपके लाइक से मुझ तक पहुंचेंगे, या फिर आप इस मेल आईडी पे रीच आउट करके मुझे जेन्युइन फीडबैक दे दो, जैसा भी जो भी है, ठीक है। वट एवर इज योर सजेशन इज माई इम्प्रूवमेंट, ओके। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू गिव द best quality content to you, because I know CA intermediate में when I am appearing for, हमारे टाइम पे 8 पेपर्स होते थे, so I have given the FME को and I got 65 marks in 8 करके, I secure exemption in financial management also, but उस टाइम पे ना ऐसे नोट्स तो नहीं मिल रहे मुझे। ये जो नोट्स है ना, ये मेहनत लगे हैं, ऐसे नोट्स मैं आपको लिख के देता हूँ, नो वन, देर इज नो एनी पर्सन इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड को बता रहा हूँ कि ऐसे नोट्स आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे, और ये बहुत मेहनत करके मैंने बनाए हैं, सो दैट
आप अगर एक नॉर्मल लेमैन पर्सन भी हो ना, अगर ये नोट्स पढ़ोगे ना, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम मक्खन हो जाएगा। अब जैसे ये खत्म होता है आपका केस सिनारियो, इसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन शूट करके इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि जब इन फ्यूचर आपको रिवाइज करना रहे तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो दैट्स इट, सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। चलो पिक्चर अभी बाकी है।